नमस्कार, आदाब, हेलो। आज बातें बहुत मजे की होने वाली, इसलिए कि आज हम बात करने वाले हैं उस स्टार के बारे में जो हैंडसम था, स्टाइलिश था, डैशिंग था, जिसका नाम था धर्मदेव पशोरीमल आनंद। जानते हैं ना? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है उसे देवानंद के नाम से। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं, जुड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, जुड़ी नहीं है मेरा। क्या तुम वही जमीर फरोश औरत नहीं जिसने चांदी के चंद सिक्कों की खातिर एक बेकसूर बेगुनाह आदमी को मुजरिम कह के जेल के अंधेरे में ढकेल दिया था? समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है? अच्छा, कहने लगी मन मानी छोड़ो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, मैंने कहा तथास्तु। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। देव साहब, जिन्होंने 50s, 60s, 70s हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज किया। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, सिर्फ स्टार नहीं थे, ही वॉज ए स्टेटमेंट। ही वॉज द पर्सन जो डिसाइड करता था कि स्टाइल क्या चीज है। देवानंद ने जिस दिन कॉलर अपने ऊंचे कर लिए, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान अपने कॉलर ऐसे रखते थे। देवानंद ने जिस दिन अपने पुलोवर की आस्तीन आधी चढ़ा ली, तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के कैंपस में लड़के आपको आस्तीनें चढ़ाई हुए देखते थे। देवानंद ने जिस दिन एक कैप पहन ली, उस दिन हर दुकान पे वो कैप बिकने लगती थी। देवानंद जिस दिन कॉर्डरॉय की जैकेट पहन ली, लोगों ने कॉर्डरॉय के ट्राउजर बनाना छोड़ दिए, जैकेट बनाने लगे। बरसों तक इस मुल्क के फैशन एक आदमी ने तय किए हैं, जिसका नाम है देवानंद। देव साहब 1923 26 सितंबर गुरदासपुर में जन्मे। इनके पिताजी एक लॉयर थे और ये इस फैमिली ने कई स्टार्स दिए हैं। चेतन आनंद जो इनके बड़े भाई थे और विजय आनंद जो इनके छोटे भाई थे। लेकिन ये कहानी तो बहुत बात की है। उस वक्त पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और बाप के बड़े लाडले। पूरा घर तो इन्हें देव पुकारता था, लेकिन बाप पुकारते थे देवान। शायद ये सारे स्टाइल जिन्हें जेनेटिक हैं वो आ रहे थे पहले से, क्या मालूम। देवान या देव जो भी कहिए, उनको एक शौक था, टिकट जमा करते थे, स्टैम्प्स। बहरहाल जब स्कूल खत्म किया, कॉलेज के लिए उनको उनके पिता ने लाहौर भेज दिया। लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया में ऐसा ही था जैसे आज इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज है। वहाँ के लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की बड़ी इज्जत थी। वहाँ इन्होंने इंग्लिश में BA ऑनर्स किया। चाहते ये थे कि उसके बाद ये इंग्लैंड जाएं और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंग्लिश लिटरेचर में MA करें, लेकिन हालात ऐसे रहे नहीं थे। पहले जब हालात ठीक थे तो बड़े भाई चेतन आनंद को तो भेज दिया गया था इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए, लेकिन फादर कुछ फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्वॉल्व थे, एक आध बार अरेस्ट भी हुए, तो कुछ ऐसा उनका भी वकालत वगैरह कुछ गड़बड़ में आ गई थी। घर के हालात ऐसे हो गए थे कि अब आगे इनको तालीम दिलाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इन्होंने सोचा कुछ नौकरी करें, क्या करें। घर वाले कह रहे थे देखो फला जगह एक क्लर्क की नौकरी खाली है, वो कर लो, कुछ तो करो, ये वो। इन्होंने कहा कि ये तो ज़िंदगी जो है ये बड़ी गड़बड़ में आ जाएगी और मैं सिर्फ ये इस तरह से किसी कुर्सी पे बैठ के एक फाइल भरता रहूं, इसके लिए नहीं पैदा हुआ। इन्होंने अपना सामान उठाया, निकले, एक 3rd क्लास कंपार्टमेंट का टिकट लिया, ट्रेन में बैठ गए और बम्बई में उस वक्त इनके भाई आए हुए थे। चेतन आनंद उस वक्त बम्बई में रहते नहीं थे, लेकिन आए थे इसलिए कि वैसे वो दून स्कूल, जो देहरादून में एक स्कूल है, वहाँ पढ़ाया करते थे।
लेकिन उन्हें भी चूंकि फिल्म से दिलचस्पी थी तो वो बम्बई आते जाते रहते थे, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखी थी, उन्हें बेचना चाहते थे और अपने एक दोस्त के साथ ठहरे हुए थे। खैर जब बॉम्बे सेंट्रल पे देव साहब उतरे, हाथ में बैग और आंखों में सपने लेके, तो भाई ने रिसीव किया, अपने दोस्त के पास ले गए, वहीं ठहर गए। अब कुछ दिनों बाद चेतन साहब तो वापस देहरादून चले गए। अब ये अपने भाई के एक दोस्त के पास ठहरे हैं, कब तक रहे हैं भाई और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हुआ ये कि इस दरमियान इनकी मुलाकात के अब्बास साहब से हो गई और एक अच्छा रेपो बन गया। के अब्बास साहब जो फिल्म मेकर होने वाले थे, तो अब्बास साहब ने पूछा भाई कहो क्या हाल है, कहाँ रह रहे हो, कैसे हो। तो इन्होंने अपनी परेशानी बताई कि मैं बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, मेरे भाई के दोस्त हैं, अब कब तक मैं रहूँगा। तो अब्बास साहब ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, मेरे पास आके ठहरो और जब तक तुम्हारा कोई इंतज़ाम ना हो मेरे साथ रहना। तो इन्होंने कहा साहब ठीक है। ये अपना सामान लेके, सामान क्या, कुछ कपड़े, एक बॉक्स और वही एक स्टैम्प का एल्बम जो इनका फेवरेट था, बचपन से टिकट जमा कर रहे थे। अब्बास साहब के यहाँ आ गए। अब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, अब्बास साहब वॉज अ गुड होस्ट, बड़ा इनका ख्याल रखते थे। लेकिन इस नौजवान लड़के को खुद ही थोड़ी शर्माने लगी कि भाई मैं कब तक एक आदमी के घर रहूं। और एक दिन उसने तय किया कि देखा जाएगा, मगर अब मैं इन पे बोझ नहीं बन सकता। तो इन्होंने अपना बॉक्स उठाया और ये जा रहे थे कि अब्बास साहब आ गए। उनका भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें। कहले नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर क्या है मेरा एक दोस्त है और वहाँ मेरा बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया है, तो मैं वहाँ ज़्यादा आराम से रहूँगा। तो अब ऐसी जब बात कही तो अब्बास साहब ने भी मुनासिब नहीं समझा कि इन्हें रोके। अच्छा कहले भाई ठीक है, मैं आते जाते रहना। अब ये आए, सड़क पे चल रहे हैं, हाथ में एक बैग लिए और ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कहाँ, इसलिए कि इनका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं था। आगे गए तो देखा एक दुकान है, वहाँ पर स्टैम्प बिकते हैं। अब इनके पास तो खाने को भी पैसा नहीं था, तो इन्होंने अपना स्टैम्प का एल्बम निकाला और उससे कहा कि भाई इसमें से मैं कुछ स्टैम्प बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे। उसे सूरत देख के समझ गया कि सुबह से खाना नहीं खाया शायद इस लड़के ने। तो उसने कहा भाई ये तो कोई ख़ास है नहीं स्टैम्प, हालांकि थे, तो 10 रुपये दे दूँगा। उनका नहीं साहब 10 रुपये में तो मैं नहीं बेचूँगा ये स्टैम्प। और वो जाने लगे, ये उम्मीद करके कि शायद वो पुकारे, मगर जब इतनी दूर तक चले गए और किसी ने पुकारा नहीं तो खुद ही मुड़ा है। कहले अच्छा ये बताओ कि अगर मैं थोड़े ज़्यादा स्टैम्प दे दूँ कितने पैसे दोगे। तो वो कुछ हिसाब किताब चलता रहा, कभी वो इन्हें रोकता, कभी ये जाने की कोशिश करते, कभी ये पलट के आ जाते, कभी वो इंडिफरेंट हो जाते। अल्टीमेटली सौदा हुआ पूरे एल्बम का और इनको 30 रुपये दे दिए। और इस 30 रुपये में एक भूखे नौजवान लड़के ने इस शहर में अपना वो एल्बम बेच दिया जिसे वो बचपन से जमा करता है। मुझे लगता है कि देवानंद को जिंदगी में सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन वो एल्बम याद आता होगा। 30 रुपये लेके ये आगे बढ़े और सोचा कि भाई पहले तो कुछ खा पी लिया जाए। तो अचानक इनका दिल चाहा कि क्यों ना मैं एक कोल्ड ड्रिंक। तो ये बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे कि किसी ने पुकारा इन्हें। इन्होंने पलट के देखा तो एक पुराना दोस्त, वो भी कहीं बम्बई में काम वाम कर रहा था, वो आ गया था। तो कहले भाई कहाँ हो। तो इन्होंने बताई अपनी मुसीबत। तो कहले चलो तुम कुछ दिनों मेरे यहाँ रह लो। तो ये उसके साथ चले गए और वहाँ जाके रहने लगे। इस दरमियान एक अच्छी बात हुई कि चेतन साहब वापस आ गए। तो चेतन साहब ने आके यहाँ पर कोई घर वर किराए पे ले लिया पाली हिल पे, और ये अपने भाई के साथ आके रहने लगे। लेकिन काम तो कुछ था नहीं, यहाँ से वहाँ घूम रहे थे कि अल्टीमेटली एक उन्हें काम का ऐड दिखाई दिया। और वो ऐड ये था कि उस ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ब्रिटिश आर्मी थी, हिंदुस्तान तब तक आज़ाद तो हुआ नहीं था। तो उनका एक तरीका था कि जो आर्मी ऑफिसर्स अपने घर ख़त लिखते थे, उन ख़तों को सेंसर किया जाता था कि आर्मी ऑफिसर कभी जानबूझ के या अनजाने में कोई ऐसी बात ख़त में न लिख दे जो कि सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो। तो वो ख़त सेंसर होते थे। तो फ्लोरा फाउंटेन पे इसका ऑफिस था, जिसे अब हुतात्मा चौक कहते हैं। तो वहाँ गए और इनको ये नौकरी मिल गई। अब ये एक ही काम करते थे कि सुबह जाते थे और आर्मी ऑफिसर और सिपाहियों के ख़त पढ़ते थे और कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो काट दी जाती थी।
जिंदगी गुजर रही थी, कुछ लुत्फ नहीं था, कुछ जोश नहीं था। देव साहब का कहना है कि एक दिन उन्होंने एक कर्नल का खत पढ़ा जो उसने अपनी बीवी के नाम लिखा था, और उसने कहा कि मैं इस बेरंग सी जिंदगी से तंग आ चुका हूं और मैं सोच रहा हूं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, देखा जाएगा जो भी होगा। ये जो जुमले उन्होंने पढ़े, इससे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ज़मीर की आवाज़ है, और उन्होंने तय किया कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ देता हूं। और उन्होंने छोड़ दी कि अब कुछ सही काम किया जाएगा। देखिए अब क्या हो रहे हैं इत्तेफाकात कि उनका एक दोस्त उन्हें मिल गया अचानक चंद रोज में ही, और कहा भाई तुम अगर फिल्मों में कोशिश कर रहे हो तो अभी तक तो तुम्हें कामयाबी मिली नहीं। और वाकई कामयाबी कहाँ किस हद तक नहीं मिली थी कि इस बीच में उनके अपने भाई चेतन साहब को एक फिल्म मिल गई थी जो बना रहे थे, नीचा नगर, और वो अब्बास साहब जिनके घर ये कई महीने रहे थे वो अब एक फिल्म बना रहे थे धरती का लाल, लेकिन इन दोनों ने उन्हें काम नहीं दिया था पिक्चर में, तो वैसे ही थोड़े मायूस थे। कहले देखो प्रभात फिल्म एक बैनर है, वो कुछ नए एक्टर्स ढूंढ रहा है, उसको चाहिए, तो अगर यहाँ पर जो उसके मालिक हैं पाई साहब, तुम जाके फेमस महालक्ष्मी से उनसे मिल लो तो शायद वो तुम्हें काम दे दे। तो उन्होंने कहा चलो भाई, दादा काम नहीं देंगे और क्या होगा। लिहाजा हमारे यंग देवानंद जो थे वो वहाँ उस ऑफिस में पहुँच गए। पियून ने पूछा कि भाई क्यों तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है साहब का? कहले भाई देखो अपॉइंटमेंट तो नहीं है मगर मिलना है मुझे उनसे। तो कहले ठीक है आप बैठ जाइए, एक तो ये गारंटी नहीं साहब कभी आते कभी नहीं भी आते, तो हो सकता नहीं आए, लेकिन अगर आ गए तो भी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो कब मिलेंगे तुमसे या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बैठ जाओ। उनका नहीं वो मुझसे ज़रूर मिलेंगे, ये कॉन्फिडेंस देवानंद में था और हमेशा रहा। बहरहाल कुछ देर बाद भाई साहब एंटर हुए और वो देखते हुए अंदर चले गए। वो अंदर घंटी बजाई, चपरासी बुलाया, कहले बाहर लड़का कौन बैठा है? कहले साहब वो कोई वो फिल्म में काम के ढूंढने वाला लगता है मुझे, बहुत देर से बैठा है आपके लिए। कहले बुलाओ उसको। तो ये अंदर गए तो पाई साहब की बात से ये अंदाज़ा हो गया उनको कि पाई साहब ने एक झलक जो देखी उसमें ही कुछ पसंद किया कि लड़के की पर्सनालिटी में कुछ बात है। तो पाई साहब ने कहा ठीक है तुम्हें पूना जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो है हमारा स्टूडियो और तुम वहाँ काम देंगे हम तुम्हें, देखते हैं। उन्हें भेज दिया गया वहाँ पर एक पिक्चर बन रही थी हम एक हैं, जिसके डायरेक्टर थे पीएल संतोषी। पीएल संतोषी के बेटे राजकुमार संतोषी अब भी फिल्में बनाते हैं। पीएल संतोषी बड़े कामयाब डायरेक्टर थे। तो इनसे कहा गया है भैया आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे। जी साहब हाजिर हूँ, इसी के लिए आया हूँ। तो उनका बाकी तो ठीक है, तुम्हारे दांत में ये जो झिरी है ये बड़ी गड़बड़ लग रही है, तो एक काम करते हैं इस पर कुछ कैप चढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा बंद कर देते हैं झिरी को। तो कुछ दांत में उनके लगा दिया गया। अब वो दांत में लगा तो कुछ बोलने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। अल्टीमेटली उन्होंने पीएल संतोषी साहब से कहा कि साहब ये तो मेरे दांत में लगा तो मैं तो फ्लो में बात ही नहीं कर सकता हूँ, तो ये तो अब जैसा भी है मेरा दांत ऐसे ही है, तो ये तो निकलवा दिए। तो उनका अच्छा भाई निकाल, तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया। अब उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ, स्क्रीन टेस्ट देखा गया और लोगों को पसंद आया और इनको वहाँ पर नौकरी दे दी गई। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये तुम्हारी तनख्वाह है, जो जाहिर है बहुत थोड़ी सी थी, और अब 3 बरस तुम यहाँ काम करो। वहीं एक कमरा भी दे दिया गया है। अब ये वहाँ रहने लगे, कुछ शूटिंग भी इनकी शुरू हो गई। हम एक दिन जब ये बाहर निकल रहे थे तो कपड़ा बदलने थे, तो देखा कि भाई जो शर्ट पहननी थी वो तो है ही नहीं, बहुत ढूंढी, मालूम हुआ धोबी लाया ही नहीं है। तो किसी और ऐसी शर्ट रखी थी जो भी, वो पहन ली और बाहर निकले। बाहर ये जा रहे थे कि एक नौजवान जो वहीं था कंपाउंड में खड़ा, उसने कहा एक्सक्यूज मी, पास में आया। बोले आप क्या यहीं रहते हैं? जी हाँ। वो आप वही तो नहीं है जिसे हम एक में काम दिया गया है? उन्होंने कहा जी हाँ। कहा अच्छा मैं भी यहीं काम कर रहा हूँ, मेरा नाम गुरुदत्त है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो दोनों ने हाथ मिलाया, बात होने लगी। गुरुदत्त भी वहीं थे, मगर गुरुदत्त बार बार उनकी कमीज को देख रहे थे और सच पूछिए तो ये गुरुदत्त की कमीज को। आखिर में देवानंद से रहा ना गया,
देवानंद ने पूछा कि आप अच्छी कमीज पहने हुए हैं, ये कहाँ से आपने ली है? तो गुरुदत्त ने कहा मैंने कहीं से नहीं ली भाई, वो मेरा धोबी मेरी कमीज के बजाय ये कमीज ले आया, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली। मगर ये कमीज जो आप पहने हुए हैं ये 100% मेरी है। तो कहले और ये मेरी है। तो मालूम हुआ कि गलती से कमीजें बदल गई थी। इस तरह इनकी दोस्ती शुरू हुई और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब गुरुदत्त कितने बड़े फिल्म मेकर बनने वाले थे और देवानंद कितने बड़े स्टार बनने वाले थे, ये तो ना इसे पता था ना उसे पता था। लेकिन जब बहुत अच्छे दोस्त हो गए तो इन्होंने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया कि अगर मैं डायरेक्टर बन गया तो मैं तुम्हें हीरो लूँगा, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अगर मैं हीरो बन गया तो मैं तुम्हें डायरेक्शन का ब्रेक दूंगा। वेलकम बैक टू क्लासिक लीजेंड्स। तो कहानी यहां तक पहुंची थी कि हमारा हीरो देवानंद प्रभात फिल्म्स में है, पिक्चर बन रही है, हम एक हैं, पिक्चर बनी, को खास चली नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें दूसरी फिल्म वहीं उसी प्रोडक्शन में मिल गई। आयरॉनिकली इस पिक्चर का नाम था आगे बढ़ो। इसकी हीरोइन थी खुर्शीद, जो कि सैगल साहब की भी हीरोइन रह चुकी थी और बहुत बड़ी सिंगर भी थी। पिक्चर तो बना रहे थे आगे बढ़ो, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि प्रभात फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी और देव साहब फिर वापस इकन्नी की जगह मुंबई। अब फिर कोई काम नहीं, तो एक दिन वो स्टेशन पे थे और लोकल ट्रेन में बैठ रहे थे। ये 2 पिक्चरों में काम करने के बाद भी चल अभी तक वो लोकल ट्रेन में ही रहे थे। तो इससे पहले कोई डिब्बे में एंटर होते उसी डिब्बे की खिड़की से किसी ने इन्हें पुकारा, इनका नाम देव। तो इन्होंने देखा कौन है, तो अंदर शाहिद लतीफ़ और इस्मत चुगताई बैठे। शाहिद लतीफ़ एक डायरेक्टर थे और इस्मत चुगताई उनकी बीवी, जो उर्दू की एक बहुत बड़ी राइटर थी। और इन दोनों से उनकी मुलाकात जब वो अब्बास साहब के यहाँ ठहरे हुए थे तो हो गई थी और थोड़ी दोस्ती भी हो गई। तो उन्होंने खिड़की पे गए, कहले हाँ कहिए कैसे हैं? कहले तुम क्या कर रहे हो? तो देवानंद ने कहा मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो कहले वो नहीं पूछ रहे वैसे तुम क्या कर रहे हो? तो कहले अच्छा अंदर आके बताता हूँ। आगे साथ में बैठ गए। कहले अब तो मैं वापस आ गया हूँ, फिर कोई काम नहीं मेरे पास। तो उनका ऐसा करो, कल तुम 11 बजे के बाद बॉम्बे टॉकीज आ जाओ। बॉम्बे टॉकीज एक स्टूडियो भी था और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। तो कहले कुछ क्या है? कहले आओ तो सही, देखते हैं शायद कुछ हो जाए। तो बहरहाल 11 बजे ये बॉम्बे टॉकीज चले गए। वहाँ शाहिद लतीफ़े ने मिले और इन्हें कैंटीन में बिठाया, चाय पिलाया। इतने में वहीं कैंटीन में फ़ोन आया। शाहिद लतीफ़ साहब ने फ़ोन उठाया, जी भेज दूँ अभी फ़ौरन? अच्छा ठीक है। फ़ोन रख दिया और कहा वो सामने जाओ, वो दरवाज़ा है, अंदर जाओ, नॉक करके अंदर चले जाओ, कोई तुमसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने पूछा कौन है? अरे जाओ जाओ बात कर लो। ठीक है साहब। ये उठ के गए, दरवाजे पे नॉक किया, अंदर से एक आवाज़ आई कम इन। दरवाज़ा इन्होंने खोला और अंदर गए तो ऐसा लगा कि कहीं ये बेहोश ना हो जाए, इसलिए कि सामने ऑफिस था बड़ा शानदार और उसमें अशोक कुमार साहब बैठे हुए और उनका आओ भाई बैठो। अशोक कुमार तो उस वक्त के सुपरस्टार थे, बहुत बड़े रोमांटिक हीरो, और ये बहुत बड़े फ़ैन थे इनके। फैक्ट तो ये है कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में देव साहब ने लिखा भी है कि एक बार कोई पिक्चर की रिलीज़ या जुबली के फंक्शन में लाहौर में जब ये पढ़ा करते थे तो अशोक कुमार आए थे। तो भीड़ जो लगी थी वहाँ थिएटर के पास, उसमें ये भी स्टूडेंट थे, वो भी गए थे और बहुत कोशिश कर रहे थे कि अशोक कुमार से हाथ मिला लें, लेकिन वो अशोक कुमार आगे निकल गए। अब वो सामने कहले आओ बैठो, तो बहुत ही नर्वस होके बैठ गए। तो अशोक कुमार साहब ने उनसे पूछा अपने ख़ास अशोक कुमाराना अंदाज में सिगरेट पीते हुए कि तुम बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म में काम करोगे? इनकी समझ में नहीं आया कि कैसा सवाल हो रहा है और इसका कैसे जवाब दें। वो इतने नर्वस अपने हीरो के सामने होते। कहले भाई मैं पूछ रहा हूँ करोगे? कहले साहब मगर ये कौन सी फिल्म है, क्या है? तो पीछे से आवाज़ आई कि उस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ। शाहिद लतीफ़ अंदर एंटर हो रहे थे और इस वक्त जिसके सामने तुम बैठे हो वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और बॉम्बे टॉकीज़ के मालिक। बहरहाल वो फिल्म जो है इनको मिल गई और वहीं कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया, साइन किया, और उसके बाद अशोक कुमार अपनी जगह से उठे और वो काम जो लाहौर में एज ए स्टूडेंट देवानंद नहीं कर पाए थे, आज उन्होंने कर लिया, यानी अशोक कुमार से हाथ मिलाया।
अब रोज आना जाना इनका स्टूडियो में हो गया, इसलिए कि पिक्चर बन रही थी। उसी कैंटीन में बैठते थे जहाँ पहली बार चाय पी थी। इस कैंटीन में एक लड़का और आके बैठा करता था, कुर्ता पजामा पहने हुए, और वो टेबल पे तबला बजाता रहता था और वो बमचिक गाता रहता था। इनकी दोस्ती हो गई उस लड़के से। वो लड़का दादा मुनि का यानी अशोक कुमार का छोटा भाई था, जो अभी अभी खंडवा से आया हुआ था, और वो भी कुछ करना चाह रहा था यहाँ, किशोर कुमार। ये दोनों बड़े दोस्त हो गए, और जिद्दी में, जिसमें जो मेजर ब्रेक मिला था देवानंद को, उसी में पहली बार किशोर कुमार से गाना गवाया गया, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। और ये सुपरहिट गाना हुआ, पिक्चर भी सुपरहिट हुई, और देवानंद एज ए स्टार एस्टैब्लिश हो गए। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। अब उन्हें पिक्चरें मिलना शुरू हुई, और जो इम्पोर्टेंट फिल्म थी वो थी विद्या। विद्या में उस वक्त की जो सुपरस्टार हीरोइन थी वो उसमें थी, जिसका नाम था सुरैया। सुरैया कुछ इन पे मेहरबान हो गई, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि सुरैया ग्रेगरी पेक की बहुत बड़ी फैन थी, और देवानंद में उन्हें कुछ ग्रेगरी पेक की झलक दिखाई दी। अब मालूम नहीं ये है या ये है कि वो देवानंद की फैन हो गई और उन्हें ग्रेगरी पेक इसलिए अच्छा लगने लगा कि उसमें देवानंद की कुछ झलक है। तो अब किसने किसकी वजह से किसको पसंद किया, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। लेकिन भाई इतना समझ लीजिए कि सुरैया को देवानंद बहुत अच्छे लगे, और मेरे ख्याल से देवानंद को भी सुरैया बुरी नहीं लगी, इसलिए कि रिश्ता बड़ा गहरा होता चला गया और इस पर बड़ी कहानियाँ भी बनी। पिक्चरें इन्हें मिल रही थीं, काफ़ी फिल्मों में इन्वॉल्व हो गए थे, काम इनका चल पड़ा था। लेकिन इन्होंने सोचा कि वो मेरा भाई, इसलिए कि इस दरमियान जो नीचा नगर बनाई थी भाई ने, उसको तो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया था, तो उसके पास काम नहीं है, तो हम मिलके कुछ क्यों ना करें। तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से कुछ एडवांसेस लिए और चेतन आनंद साहब के साथ एक कंपनी की बुनियाद डाली, जिसका नाम था नवकेतन। नवकेतन में उन्होंने जो पहली पिक्चर बनाई उसका नाम था अफसर, डायरेक्ट की थी चेतन साहब ने। वो पिक्चर ठीक ठाक ही चली, ज़्यादा चली नहीं। आपको याद होगा कि जब वो प्रभात फिल्म में थे तो उनकी दोस्ती गुरुदत्त से हुई थी, और गुरुदत्त से उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं स्टार बन गया तो मैं तुम्हें डायरेक्टर बनाऊंगा, और तुम अगर डायरेक्टर बन गए तो मुझे फिल्म में लेना। अब ये वादा पूरा होने का वक्त आ गया था, और देवानंद ने अपना वादा पूरा किया। बाजी एक फिल्म बनी, जिसमें पहली बार गुरुदत्त को डायरेक्टर लिया गया। बाजी एक सुपरहिट फिल्म थी, और गुरुदत्त एज ए डायरेक्टर हमेशा के लिए एस्टैब्लिश हो गए। मैं अब समझा, मुझे यहाँ लाने का असल मकसद यही था, और तू भी उनके इशारों पर ना चाहिए। नहीं नहीं, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर जान हमने साथ लेके चलो, नहीं तो वो लोग मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहती मदन। हट जाओ मेरे रास्ते से। गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई जिसमें देव साहब ने काम किया, और उस पिक्चर का नाम था जाल। ये जाल फिल्म जो थी वाकई अपने वक्त से बहुत आगे पिक्चर थी, कमाल की कहानी थी उसकी। यानी आज भी अगर वो कहानी बनाई जाए तो आप हैरत से देखेंगे, और देवानंद ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। वो कहानी ये थी कि एक रूथलेस, इमोशनलेस स्मगलर है, जो कि हैंडसम आदमी है, चार्मिंग आदमी है, और वो सिड्यूस करता है, वो अपने जाल में लड़कियों को फंसा लेता है और उन्हें इस्तेमाल करता है कि वो सोना लेके पुर्तगाल से गोवा आए। और अगर वो लड़की पुलिस की लिस्ट में आ जाती है, ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, पकड़ी जाती है, तो उसे छोड़ देता है, एक सेकंड को परवाह नहीं करता उसकी। तो पूर्णिमा जो ज़माने की एक बड़ी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस थी, उनको वो धोखा दे चुका है, और अब वो गीता बाली पे अपना जाल फैला रहा है। और पूर्णिमा की इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती है गीता बाली से, और वो गीता बाली को बता देती है कि ये जो है तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है और ये तुम्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो इतना चार्मिंग आदमी है, और वो एक गाना गाता है, और गीता बाली अपने आप को रोक नहीं पाती। वो गाना आपने ज़रूर सुना होगा, भले पिक्चर के बारे में न सुना हो, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। तो दिस वाज हिज लव कॉल। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। और पिक्चर खत्म वहां होती है जहां पहली बार
उसको ये एहसास होता है कि मैं गीता बाली से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसे धोखा नहीं दे सकता, बस वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। वरना थ्रू आउट द फिल्म हमारा हीरो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। ये उस वक्त इस तरह का एंटायर हीरो की फिल्म बनाना और देवानंद का उस रोल को एक्सेप्ट करना मेरे ख्याल से बहुत ही तारीफ की बात है। अपने आप को धोखा ना दो मारिया, वापस जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगा। तुम गोली नहीं चला सकते, तुम मुझे प्यार करते हो टोनी। इसी दरमियान नवकेतन में एक फिल्म बन रही थी आंधियां, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे चेतन आनंद साहब, और इसमें एक नई लड़की हीरोइन ली गई थी जिसका नाम था कल्पना कार्तिक। पिक्चर तो नहीं चली, लेकिन नवकेतन को कल्पना कार्तिक मिल गई, या मैं यूं कहूं कि देवानंद को कल्पना कार्तिक मिल गई, इसलिए कि इसके बाद जो पिक्चर बनी टैक्सी ड्राइवर, उसमें भी कल्पना कार्तिक ही हीरोइन थी। टैक्सी ड्राइवर अपने अंदाज की एक बड़ी नई फिल्म बनाई थी नवकेतन ने। यह हिम्मत थी फिर देव साहब की और चेतन साहब की कि इस तरह की फिल्म उन्होंने बनाई। उस ज़माने में फिल्मों की शूटिंग स्टूडियो में ही होती थी और हर चीज़ का सेट लगाया जाता था और लाइटिंग होती थी वगैरह वगैरह। इन्होंने तय किया कि सब छोड़ दो, हम एक्चुअल लोकेशन पे पूरी फिल्म बनाएंगे। और इन्होंने एक कैमरा ख़रीदा जो कि कार के बोनट पे लग सके, कार की छत पे रखा जा सके, उसे हैंड हेल्ड ले जा सकें, और पूरी पिक्चर शहर में अलग अलग लोकेशंस पे बनाई गई। अब आज तो कोई बड़ी बात आपको नहीं लगेगी, लेकिन उस वक्त ये एक रेवोल्यूशनरी बात थी। म्यूज़िक बहुत बड़ी हिट थी, जाए तो जाए कहाँ वो गाना, जो कि फीमेल वर्जन भी है, मेल वर्जन भी है। ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। टैक्सी ड्राइवर की बेपनाह कामयाबी के बाद नवकेतन में इन्होंने एक और फिल्म अनाउंस की जिसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंटूश। फंटूश ये लफ्ज़ कॉइन किया गया और वो ऐसा चिपक गया कि आज तक इस्तेमाल होता। फंटूश में शीला रमानी हीरोइन थी, देवानंद हीरो थे। इंटरेस्टिंग कहानी थी कि एक लड़का जो ज़िंदगी से मायूस हो गया, खुदकुशी करने जा रहा है, उसे एक अमीर आदमी रोक लेता है और कहता है कि तुम तो जान दे ही रहे हो, 1 हफ्ते बाद मर जाना, 1 हफ्ते तक मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी, हर आराम, हर प्लेजर दे दूंगा। और वो ले जाता है और उसको जो चाहिए उसे देता है। मगर गड़बड़ी हो जाती है कि उस आदमी की जो बेटी है, जो शीला रमानी रोल कर रही थी, ये लड़का उस पर आशिक हो जाता है और वो इस पर आशिक हो जाती है और दोनों का रोमांस हो जाता है, और इस रोमांस की वजह से अब वो लड़का मरना नहीं चाहता। ये बाकी कहानी छोड़िए, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। तुम्हारी एक सहेली को फंटूश से मोहब्बत थी। ये भी याद आ गया कि फंटूश उसे बहुत चाहता था। क्या नाम था उसका? नीलू था ना। ये भी याद आ गया कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फंटूश रीजनेबली कामयाब हुई। इसकी म्यूजिक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें 2 गाने कहीं ना कहीं आपने जरूर सुने होंगे। एक तो था ऐ मेरी टोपी पलट के आ, और दूसरा दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। बड़ा खूबसूरत और उदास गाना है। किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। इस फिल्म के दौरान कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए, मनमुटाव कहिए, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहिए, या जिसे कहते हैं कि ग्रोइंग अपार्ट, वो सब हुआ। और इसके बाद चेतन साहब और देव साहब बहुत बरसों के लिए अलग हो गए। कोई दुश्मनी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अलग हो गए। चेतन साहब ने अपना बैनर अलग बना लिया और देव साहब इधर थे। इस बीच में उन्होंने एक बाहर की पिक्चर साइन की जिसे गुरुदत्त प्रोड्यूस कर रहे थे। उसका नाम था CID। CID गुरुदत्त खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनके चीफ असिस्टेंट राज खोसला, जो बाद में बड़े लायक डायरेक्टर निकले, वो कर रहे थे। बड़ी कामयाब पिक्चर हुई और इसकी म्यूजिक भी बहुत चली। खासतौर से एक गाना था आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बाय द वे बताता चलूं कि ये गाना मेरे फादर का लिखा हुआ था, तो मेरा भी इस फिल्म से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ा घूमता हुआ वाया सैटेलाइट एक रिश्ता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। CID की एक अहम बात यह है
कि उसमें एक नई हीरोइन आई थी जो बाद में बहुत बड़ी स्टार बनी, जिसका नाम था वहीदा रहमान। इनसे मिलो कामनी, ये है इंस्पेक्टर शेखर और ये है मेरी सहेली कामनी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोबारा मिलकर? जी दोबारा? जी हाँ, पहली बार जब आप मिली थी तो आप एक तोता खरीदना चाहती थी। तोता? तोता? और वो भी 50,000 रुपए पर। मैं मजाक नहीं कर रहा। सीआईडी की कामयाबी के बाद खुद देव साहब ने एक फिल्म बनाई, और इस फिल्म के बनने की भी एक अजीब कहानी है, इसलिए कि उनके छोटे भाई विजय आनंद, जिनका अभी तक कारनामा ये था कि टैक्सी ड्राइवर के स्क्रीन प्ले में उन्होंने उमा जी के साथ काम किया था। वो एक स्क्रिप्ट लिख चुके थे और वो अपने बड़े भाई देवानंद को सुनाना चाहते थे, लेकिन वो कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब वो देव साहब उन्हें वक्त ही नहीं दे रहे थे, ये बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे। और एक दिन देव साहब को किसी फिल्म की शूटिंग के लिए महाबलेश्वर जाना था, ये नहीं 4-5 घंटे की ड्राइव। तो उन्हें अपने छोटे भाई से कहा, अच्छा तुम कार में बैठो, रास्ते में मुझे सुना देना। रास्ते में विजय आनंद साहब ने जो स्क्रिप्ट अकेले बैठ के लिखी थी वो सुनाई। देव साहब को वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने जो फिल्म बनाने वाले थे उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया और ये फिल्म बनानी शुरू की। इसका नाम था 9-2-11। 9-2-11 एक निहायत ही कामयाब फिल्म थी। 9-2-11 में कल्पना, कार्तिक और देवानंद ने आखिरी बार एक दूसरे के साथ काम किया। एक्चुअली कल्पना कार्तिक ने आखिरी बार काम किया, इसके बाद कल्पना जी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। तो यूं कहना चाहिए कि 9-2-11 कल्पना कार्तिक की आखिरी और विजय आनंद की पहली फिल्म थी। वो विजय आनंद जिन्होंने आगे जाके बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इन्हीं से पूछते। नाम तुम ही बता दो ना। जी नहीं, इन्हीं से पूछिए। ओहो, बता दो ना, क्या छोटी छोटी बातों में बचपना करती हूँ। या तो तुम ही बता दो ना। पर क्या बताऊँ, उसमें बताने वाली बात ही क्या है? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे बीवी का नाम ही नहीं जानते। वाकई नहीं जानता, अभी पूछ के आता हूँ। देव साहब की कामयाबी का सफर जारी रहा और इसके बाद एक के बाद एक वो शानदार कामयाबी की मंजिलों तक चलते रहे। क्लासिक लेजेंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत। 9-2-11 और उसके साथ पेइंग गेस्ट, और उन दोनों से पहले रिलीज हुई एक फिल्म मुनीम जी ने देवानंद की इमेज को कास्ट आयरन बना दिया। जब हम देवानंद कहते हैं तो जो इमेज हमारे दिमाग में आती है, मेरे ख्याल ये 3 फिल्में थी जिन्होंने उसे शार्प फोकस में ले आई। हालांकि उसकी कहीं कहीं झलक तो टैक्सी ड्राइवर और जाल में भी मिलती है, लेकिन सही मानों में जो देवानंद का पुतला, जो मुजस्समा बना, वो इन 3 फिल्मों से बना। हाय, क्या ख्याल है? ड्राइवर की जगह हाय। आप चाहे तो मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ। हाँ, समझ तो आपको आती है, लेकिन जरा देर से। जवाब नहीं मिस हाय। रोमांटिक, मिस्टीरियस, सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड, स्टाइलिश और एक लेडी किला। लेकिन फ़र्क ये था कि और भी इस तरह की इमेजेस बनी हैं, लेकिन इसमें एक तमाम रोमांस के और तमाम शरारत के बावजूद एक अजीब तरह का सोफिस्टिकेशन इस इमेज में शामिल रहा। इसके बाद काला पानी नवकेतन ने बनाई। काला पानी में मैं समझता हूँ देवानंद को पहली बार एज एन एक्टर कुछ लोगों ने सीरियसली लिया और उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। काला पानी में एक गज़ल थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी और बहुत सुपरहिट थी, वो हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए हम। काला पानी एक कामयाब फिल्म थी और काला पानी के बाद मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए नवकेतन को शायद ये लगा कि काला एक लकी चाम है, तो इसके बाद जो दूसरी फिल्म बनी उसका नाम था काला बाजार। काला पानी तो राज खोसला ने डायरेक्ट की थी, लेकिन काला बाजार फिर गोल्डी आनंद, विजय आनंद जिन्हें कहते हैं, उन्होंने डायरेक्ट की। काला बाजार भी एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी, म्यूज़िक भी बहुत सुपरहिट। अपनी तोहर आह एक तूफान है, खोया खोया चांद ये एक कल्ट सॉन्ग हो गया। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी,
को भी कैसे नींद आएगी। ओ नवकेतन पर कामयाबी का मौसम था। अब नवकेतन ने एक फिल्म बनाई हम दोनों। पहली बार देव साहब ने डबल रोल किया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। इस बार म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब नहीं थे, बल्कि उनके चीफ असिस्टेंट जयदेव थे। गाने साहिर के थे और डबल रोल में देवानंद। देवानंद एक आर्मी ऑफिसर बने थे और दूसरा भी आर्मी ऑफिसर था, लेकिन सीनियर। उसके मूछें थी, बीच से मांग निकली हुई। देवानंद का एक नया गेटअप था इसमें, जो बड़ा पॉपुलर हुआ और उसके बोलने का स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। देवानंद की फिल्मों में आप एक बात देखेंगे कि वो डायलॉग, लंबे से लंबा डायलॉग एक सांस में बोल लेते थे। और चाहे वो गाइड में हो कि जब वो बताते थे कि किन किन शहरों से लोग उन्हें मिलने आए हैं, या जब प्यार किसी से होता है, जो बड़ी कामयाब फिल्म थी, उसे आप देखें, जो उसमें उनके इमोशनल सीन है, उसमें बड़े लंबे लंबे डायलॉग उन्हें एक सांस में बोले। मुझे मालूम था मेरे लिए आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। अच्छा? हाँ, खफा होने की जरूरत नहीं, मोहब्बत में ऐसे होता है, काफी तकलीफ की चीज है। यानी कि आपका कोई कसूर नहीं, इसलिए कि आपके दिल में भी वही आग लग चुकी है जो कि मेरे दिल में। इसके बाद एक फिल्म नासिर साहब बना रहे थे जिसका नाम था तीसरी मंजिल, और आप शायद न जानते हो कि ओरिजिनली इसमें देव साहब ही थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इन दोनों में कुछ नाचाकी हो गई। हालांकि मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था और दोनों ही इंतहाई शरीफ लोग, सवाल ही नहीं कि किसी से उनका झगड़ा हो। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि वो एक दूसरे से अलग हो गए और फिर वो रोल देवानंद के बजाय शम्मी कपूर ने किया। उसके डायरेक्टर तो देव साहब के भाई विजयानंद ही थे। प्रोड्यूस की थी नासिर साहब ने। विजयानंद साहब ने अगर तीसरी मंजिल बगैर देवानंद के बना दी तो कोई बात नहीं, इसलिए कि फौरन उसी वक्त वो एक और फिल्म भी बना रहे थे नवकेतन के लिए, तेरे घर के सामने, जिसमें जाहिर है कि देव साहब ही थे, देव साहब और नूतन जी। इसमें विजयानंद ने जो गाने पिक्चराइज किए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। दिल का भंवर करे पुकार, और वो कुतुब मीनार में दोनों उतर रहे हैं, नूतन जी और देव साहब, सीढ़ियों पे, और वो गाना उन सीढ़ियों पे ही पिक्चराइज हो रहा है और घूमता हुआ नीचे उतर रहा है हीरो हीरोइन के साथ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। देव साहब अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में, बाहर की फिल्मों में काम कर रहे थे। फिल्म चले न चले, लोग देवानंद पे आशिकी रहे। उनकी फिल्मों में गाने हमेशा ही चले। क्या वजह है मुझे मालूम नहीं, लेकिन देवानंद जिस पिक्चर में रोमांटिक हीरो रहे, ऐसी मैं फिल्म नहीं सोच सकता हूँ कि जिसके गाना कम से कम एक या दो गाने हिट ना हुए हो। ये सब मुमकिन ही नहीं। पता नहीं, शायद देवानंद की पर्सनैलिटी म्यूजिक डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, लिरिसिस्ट को इंस्पायर करती थी कि वो कुछ ऐसी म्यूजिक होती थी कि फिल्म कैसी भी हो, भले 2 दिन न चले, लेकिन उसके गाने जरूर चलते थे। एक और दूसरे ये कि देवानंद से लोगों की मोहब्बत में कमी नहीं आती थी। दोस्तों, फिल्में कामयाब होती हैं, नाकामयाब होती हैं, लेकिन हर एक्टर की लाइफ में एक फिल्म ऐसी होती है जिससे वो पहचाना जाता है। देवानंद की जिंदगी की एक फिल्म जो उनकी नुमाइंदा फिल्म है, वो अब नवकेतन बनाने वाला था, और उस फिल्म का नाम है गाइड। गाइड की भी अपनी एक कहानी है। हुआ ये कि जब हम दोनों बनी और कामयाब हुई तो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सरकार ने उसे भेजा और देव साहब भी गए बर्लिन। बर्लिन में उनकी मुलाकात एक नामवर राइटर पर्ल एस बक से हुई, जो कि नोबेल प्राइज विनर थी। द गुड अर्थ जैसी नॉवल लिखी थी उन्होंने, और उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और पर्ल एस बक के साथ उनके एक दोस्त थे जो कि डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो साथ में को प्रोड्यूस कर सके। ये बात देव साहब को भी अच्छी लगी। उसके बाद वो लंदन चले गए। लंदन में इत्तेफाक है कि किसी ने उनसे कहा कि भाई एक आर.के. नारायण की एक नॉवल है, वो तुमने पढ़ी है, गाइड, तुम ज़रूर पढ़ो, बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती है। देव साहब के पास फुर्सत थी
उन्होंने वो किताब वहीं से ख़रीदी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से, और हाइड पार्क के पास जहाँ उन्होंने घर लिया हुआ था वहाँ बैल्कनी में बैठे हो पढ़ना शुरू किया। दिल कुछ ऐसा लग गया नॉवल में कि पूरी ही पढ़ डाली एक ही नशे से। उन्होंने पॉल एसबर्ग को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें को प्रोड्यूस करने के लिए नॉवल मिल गई। और जब उन्होंने नॉवल का जिक्र किया तो पॉल एसबर्ग ने कहा कि मेरी पढ़ी हुई, मैं जानती हूँ, बहुत खूबसूरत नॉवल है। देव साहब ने किसी तरह से राइटर को कांटेक्ट किया, उन्हें फ़ोन किया। जिसने फ़ोन उठाया पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि देवानंद फ़ोन कर रहे हैं, देवानंद यहाँ क्यों फ़ोन करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने यकीन दिलाया और नारायण साहब भी तैयार हो गए। तो अब ये तय हुआ कि इसके 2 वर्जन बनेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। डायरेक्टर हिंदी का आप तो कहेंगे ना, गोल्डी आनंद, विजय आनंद, मगर उस वक्त ये नहीं थे। ये कहानी में एक थोड़ा सा पेच। तो तय ये हुआ कि बरसों के बाद चेतन साहब उनकी ज़िंदगी में वापस आए और कहा कि चेतन साहब हिंदी में बनाएंगे। और टेड जो उनके दोस्त थे पॉल एसबर्ग के, और एक्चुअली तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, लेकिन बहरहाल पॉल एसबर्ग की मेहरबानी थी कि उनको ये फिल्म मिल रही थी। तो आप बनाएंगे अंग्रेज़ी में। सब कुछ तय हो गया, स्क्रिप्ट हो गई और जयपुर जाके शूटिंग शुरू हुई। अब मालूम ये हुआ कि वहीदा जी और देव साहब तो सामने आके खड़े हो गए जो लोकेशन पे, लेकिन कैमरा चल ही नहीं रहा। कैमरा इसलिए नहीं चल रहा कि उन दोनों डायरेक्टर्स में झगड़ा हो रहा है कि कैमरा रखा कहाँ जाएगा और ये शॉट लिया कैसे जाएगा। देव साहब की समझ में आ गया कि इस तरह ये फिल्म नहीं बन पाएगी। उन्होंने आके कहा कि मैंने एक फ़ैसला किया है, आप दोनों सुन लीजिए, और मेरा फ़ैसला ये है कि पहले इसे हम अंग्रेज़ी में बना लेते हैं और उसके बाद ये पिक्चर हिंदी में बनेगी। ये दोनों साथ में बनना मुझे मुमकिन नहीं लगता। दोनों डायरेक्टर्स के चेहरे पे एक सुकून आया, उन्होंने एक इत्मीनान की सांस ली, जैसे दोनों मुसीबत से छूट गए। बहरहाल अंग्रेज़ी फिल्म शुरू हुई, वो बनी। मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि इस दरमियान एक स्क्रिप्ट जो लिख चुके थे चेतन साहब, और उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की थी कि वो इस फिल्म को फाइनेंस करे, पंजाब सरकार ने उन्हें क्लियरेंस दे दी और आर्मी ने उन्हें इजाज़त दे दी, इसलिए कि वो फिल्म आर्मी ही के बारे में थी। फिल्म का नाम था हकीकत। तो हुआ ये कि चेतन साहब तो उसमें बिज़ी हो गए और वो फिर वापस अपनी दुनिया में चले गए। ये फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी। देव साहब ने डिसाइड किया कि अब मैं गोल्डी को ही ये फिल्म दूंगा। गोल्डी आनंद को बुलाया गया। विजय आनंद भी देवानंद के ही भाई थे। उन्होंने कहा देखिए, पिक्चर मैं डायरेक्ट करूंगा एक शर्त पे कि स्क्रिप्ट ये जो आपकी रखी है मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं इसे खुद लिखूंगा। मैं उसका को जो ना अंग्रेज़ी का लेने वाला हूँ ना हिंदी का जो अभी तक वर्जन है, वो मैं पूरी स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से लिखूंगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस नॉवल पे वो होगा। देव साहब ने कहा ठीक है। तो गोल्डी आनंद ने पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी और वो फिल्म की शूटिंग शुरू की। मेरे ख्याल से दुनिया में ये एक ही बार हुआ होगा कि एक ही एक्टर एक फिल्म के 2 वर्जन्स में, चलो 2 ज़बानों में काम किया हो यहाँ तक भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक नॉवल को लेके 2 बिल्कुल मुख्तलिफ वर्जन बने और दोनों में उसी एक्टर ने काम किया, ये शायद कभी नहीं हुआ हो। राजू, ये कैसा मजाक है? मजाक होता तो क्या बात थी। न महल बनते, न महल टूटते, न राहें मिलती, न राहें बिछड़ती। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं सुनने लगे। गोल्डी साहब ने जो करके दिखाया वो तो दाद के काबिल है। वो इस कदर खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने। और फिर वही जैसे देव साहब की कंटिन्यूटी रही है। फिल्म की म्यूज़िक तो कमाल ही थी। एक एक गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ, एस.डी. बर्मन का कंपोज किया हुआ, सुपर हिट। चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। गाइड के बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कामयाब या अच्छी फिल्मों में काम नहीं किया। तेरे मेरे सपने बहुत कामयाब फिल्म थी। जॉनी मेरा नाम बहुत कामयाब फिल्म थी। मतलब जिस वक्त जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई वो उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी।
झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब वक्त आया कि जब देव साहब ने सोचा कि भाई अब मेरे दोनों भाई तो डायरेक्टर हैं, मैं भी बन जाऊं, और उन्होंने प्रेम पुजारी बनाई। प्रेम पुजारी में फिर उनके ट्रेडिशन के मुताबिक म्यूजिक तो बड़ी सुपरहिट थी, लेकिन पिक्चर नहीं चली। उसके बाद उन्होंने फिर एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। ये असल में हुआ क्या था कि सिक्किम कहीं छुट्टी में गए थे और वहाँ इन्होंने वक्त था तो ज़रा हिप्पीज़ की ज़िंदगी देखी। वहाँ एक लड़की भी इन्हें मिली जिसका नाम जेनिस था, और उससे इन्होंने बातचीत की, उसे देखा, और उसकी ज़िंदगी देख के ये ऐसे इंस्पायर हुए कि उन्होंने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए। अब मुश्किल ये था कि इन्होंने कहानी तो बना ली, लेकिन कोई भी हीरोइन देवानंद की बहन बनने का रोल करने को तैयार नहीं थी। तो अब देव साहब को जो मेन रोल था, जसबीर, जो हिप्पी लड़की है जो कि हीरो की बहन है, उसके लिए लड़की ही नहीं मिल रही। तो उनके दोस्त थे अमरजीत, जो उनकी हमेशा पब्लिसिटी प्लान किया करते थे और बहुत ही क्रिएटिव आदमी थे। उनके घर में एक पार्टी थी और वहाँ वो गए, तो वहाँ पर जो मिस एशिया नई नई थी वो उस पार्टी में आई और उन्होंने इस लड़की को देखा और लगा कि ये लड़की जसबीर बन सकती है, तो उन्होंने उसको साइन किया। उस लड़की का नाम था जीनत अमान। वो फिल्म मेरे ख्याल से जीनत अमान के लिए और फिर अपनी म्यूजिक के लिए, जो इस बार एस.डी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन ने दी थी, लोगों को याद रहेगी। दम मारो दम। मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान की फिल्म म्यूजिक के सारे गाने लेके तय किया जाए कि 10 सबसे बड़े हिट कौन से गाने हैं, तो उन 10 में दम मारो दम भी होगा। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। इसके बाद भी देव साहब ने बहुत फिल्में बनाई जो चली नहीं, और मैं समझता हूं कि बरसों बाद भी देवानंद को जब याद किया जाएगा तो देवानंद को एज अ स्टार ही याद किया जाएगा। देवानंद के चाहने वाले भी देवानंद की एक्टिंग के बारे में बात नहीं करते कि ये सीन कैसा किया था, बहुत अच्छा किया था, और ये शॉट में उनके एक्सप्रेशन कितने अच्छे थे। देवानंद लोगों को इसलिए पसंद है कि वो देवानंद। ये हुई सच्ची स्टार्टअप, सच पूछिए तो। कमाल है कि मैंने देखा, मैं भी जब कॉलेज में था, मैं भी देवानंद के फैंस में रहा हूँ और मैं देवानंद से बड़ी मोहब्बत करता था और अब आज भी करता हूँ, लेकिन मैं उसे एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ अपने अंदर भी और जो देवानंद के चाहने वाले हैं उनमें भी। क्या हम देवानंद को बहुत बड़ा एक्टर समझते थे? नहीं, हमें मालूम था कि दिलीप कुमार और राज कपूर कहीं बेहतर एक्टर है, हम उनके भी फैन थे, लेकिन देवानंद से हमारा क्या रिश्ता था, तो हमें पसंद क्या था? देवानंद से एक अजीब किस्म की मोहब्बत थी उनके चाहने वालों को। वो एडमायर भी करते थे और उसकी तरफ प्रोटेक्टिव भी थे। वो कुछ ऐसा है कि जैसे कोई राजकुमार हो, कि अगर वो बच्चा है जो गलती भी अगर करे तो आपको उसकी गलती भी प्यार आए। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अपने कॉलेज कैंटीन में बात करते थे कि अरे इस सीन में, इस गाने में तो कमाल ही कर दिया देवानंद ने, आपने देखा वो हाथ कैसे हिला रहा था, और उस पर हंस भी रहे हम लोग, लेकिन उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, उसकी गलतियों से भी मोहब्बत कर रहे हैं। कौन सा ऐसा एक्टर होगा कि जो गलत काम भी करे तो लोग उसकी वाह वाह करें? ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ देवानंद के साथ मुमकिन है। देवानंद का रिश्ता अपने चाहने वालों से ऐसा था, और ये मामूली नहीं, वो उसकी पॉपुलैरिटी किसी से कम नहीं थी, शायद ज़्यादा ही होगी। एक्टर्स आएंगे, एक्टर्स जाएंगे, लेकिन देवानंद दूसरा नहीं हो सकता। देवानंद अपने चाहने वालों के दिलों में सिंबल है यूथ का, रोमांस का, चार्म का, अट्रैक्शन का, और एक डैशिंग क्वालिटी का। देवानंद की खूबी ये थी कि वो देवानंद था। अब इसका क्या जवाब?